हेलो गाइज, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 नोटिफिकेशन के बारे में जो आ चुका है। तो आइए, आपको यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसकी जानकारी थोड़ा सा दे देते हैं। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है और एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट क्या है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट क्या है। बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो लोग यूपी पीसीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें जो फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट होती है उसके ऊपर खास ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप किया जाएगा, उसके विषय में भी हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे, ताकि वो बच्चे जो नए हैं और पहली बार यूपी पीसीएस की साइट पर फॉर्म भरने जा रहे हैं वो थोड़ी सी उस बात को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि जो अदर साइट्स के तरह से जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, जो एप्लीकेशन आप भरने जा रहे हैं उसका फ़ीस क्या निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन क्या है और एज कितना रखा गया है, यानी नॉर्मल एज क्या है और एज रिलैक्सेशन क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल पोस्ट के बारे में जो खास केवल उन्हीं के लिए ही निकलता है जो वो खास योग्यता रखते हैं, यानी खास क्वालिफिकेशन रखते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कुछ फिजिकल क्राइटेरिया की, फिजिकल फिटनेस की, जहां पर कुछ खास पदों के लिए उतना क्राइटेरिया आपको पार करना ज़रूरी होता है। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे सिलेबस की और पेपर पैटर्न की। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद लाल रंग का जो है बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसे पीसीएस कहते हैं, और चूंकि ये यूपी से संबंधित है इसलिए हम इसे कहते हैं यूपी पीसीएस सामान्य भाषा में। और इसका 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें इस बार सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी का पोस्ट भी इसमें जोड़ा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ये आपकी 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है वो 5 मार्च रखी गई है। दोस्तों, 1 महीने का आपके पास वक्त है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 तारीख है। वो इनके लिए है जो कि चालान फॉर्म से जमा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म का मेथड है वो कैसे करना होगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे जमा करना होगा। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर जानी होगी जो upsc.up.nic.in पर जाना होगा और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को फॉलोअप करना होगा। 3 फॉलोअप आपको रखने होंगे: यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई आपको करना होगा। वहां पर आप जाकर के व्यू एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेंगे और ऐसा करने पे पूरा विज्ञापन के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, सैंपल स्नैपशॉट सब आपको दिखने लगेगा। और वहां पर जाने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 स्तर है जो जिसकी हम लोगों ने बात की है कि यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई की, तो यहाँ पर एक एक स्तर को हम आपको बता देते हैं। अप्लाई क्लिक करने के बाद परीक्षा के कैंडिडेट जो है वो रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ पे दिखेगा और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर आपको दिखेगा और बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात आप सबमिट बटन ओके कर देंगे, यानी क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूरी भरी हुई सूचनाएं आपके सामने आ जाएंगी। आप उसे सही कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट बटन करके आपका वहां पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाई पड़ जाएगा और क्लिक करके प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंट प्राप्त कर लें ताकि बाद में कोई भी करेस्पॉन्डेंस करने के लिए वो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मददगार होगी। फिर उसके बाद वहां पर दूसरा चरण शुरू होता है फॉर्म भरने का। तो वहां पर लिखा रहेगा स्क्रीन के बाद, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। यानी अभी तो आपने फॉर्म जमा किया, फर्स्ट स्टेज में आप फॉर्म फिलअप करेंगे, सेकेंड स्टेज में आप पेमेंट करेंगे। तो कैप्शन के साथ फी टू बी डिपॉजिट आईएनआर यानी इंडियन रुपीज में आपको वहां पे दिखाएगा। और फिर कैप्शन पर जाकर के वहां क्लिक करेंगे तो मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम वहां पे आपको दिखाएगा और वहां पे आपको होम पेज पे जाना होगा। होम पेज के बाद जो है 3 माध्यम, आपको 3 मोड्स ऑफ पेमेंट दिखेंगे। वहां पर एक मोड होगा नेट बैंकिंग का, दूसरा कार्ड पेमेंट और तीसरा अदर पेमेंट मोड। आप इनमें से कोई भी एक मोड चुन सकते हैं। नेट बैंकिंग यानी जो लोग नेट बैंकिंग करते हैं वो डायरेक्ट
फिर उनका जो है नेट बैंकिंग की तरफ साइट्स वहाँ पर एक अलग खुलेगा और अलग साइट खुलेगा जहाँ से नेट बैंकिंग उनका कनेक्ट हो जाएगा। कार्ड पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। और अदर पेमेंट मोड है, जैसे मान लेते हैं आप अपने यूपीआई मेथड से करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। उसके बाद आपको पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भी प्राप्त करनी होगी और उसके बाद उसका प्रिंट भी आपको रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसे दिखा सके, उस पर कोई भी आप क्वेरी कर सकें। दोस्तों यहाँ पे तीसरा चरण शुरू होता है जिसमें प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन लिख करके आएगा। वहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद सभी ऑनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी। फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनको ये पता होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका फोटो और स्कैन जो है सिग्नेचर आपका यहाँ पे लगने जा रहा है। अभ्यर्थी को अपने फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित साइज के लिए ही करना होगा, वहां पर स्कैन करके डालना होगा। फोटो जो होनी चाहिए वो चेस्ट तक की होनी चाहिए और फोटो पर हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। इस बात का ध्यान करिए रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पे प्रीव्यू होगा, प्रीव्यू पर क्लिक करके आप सब कुछ सही देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ओके है तो सबमिट का बटन आप दबा दीजिएगा। सबमिट के बटन दबाने के बाद आप फिर कोई भी वहां पर जो है एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सबमिट बटन, लास्ट सबमिट बटन दबाने से पहले अगर एडिट आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रीव्यू सेक्शन में आप जाकर के देख लेंगे और प्रीव्यू सेक्शन में देखने के बाद ही आप निश्चिंत होने के बाद ही एडिट बटन दबाइएगा। आइए बात करते हैं अब आवेदन शुल्क का, यानी एप्लीकेशन फीस हम क्या रखने जा रहे हैं। यानी हम का मतलब है कि यूपीपीसीएस यानी कि आपका लोक सेवा आयोग जो है वो क्या फीस रख रहा है यहाँ पर। तो आवेदन जो शुल्क है वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आपको जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए जो निर्धारित फीस है वो आपका अनारक्षित यानी कि जो लोग आरक्षण में नहीं हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं या पिछड़ा वर्ग हैं सबके लिए 125 रुपये की फीस रखी गई है, जिसमें फीस जो है वो 100 रुपया लगेगा और 25 रुपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क लगेगा। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 65 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें 40 रुपया परीक्षा शुल्क है और 25 रुपया ऑनलाइन फीस है। दिव्यांग श्रेणी है यानी कि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, केवल उन्हें 25 रुपया ही जमा करना पड़ेगा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 65 रुपया यानी 65 रुपीज़ जमा करना पड़ेगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आश्रित हैं, उनके आश्रित हैं या महिला हैं, वो अपनी श्रेणी के अनुसार अपनी फीस जमा करेंगे। यानी कि अगर आरक्षित हैं तो उनको 125, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति हैं तो उनके लिए 65 रुपया, दिव्यांग श्रेणी है तो 25 रुपया और भूतपूर्व सैनिक है तो 65 रुपया जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें। क्वालिफिकेशन जो होगा वो सबका जो होगा वो अंतिम तिथि तक जो है वो स्नातक होने चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर लेना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जो केवल एक विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जैसे जो लोग सहायक अभियोजन अधिकारी या उप निबंधक के रूप में अगर चयन होना चाहते हैं तो फॉर्म में उसको भी आपको भरना पड़ेगा। तो फॉर्म को भरते समय वहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आप विधि स्नातक हैं तो ही उस पद को क्लिक करिएगा कि हम उस पद के योग्य हैं। अगर आप स्नातकोत्तर उपाधि रखते हैं यानी कि आप एमए हैं, एमएससी हैं, एमकॉम हैं, तो आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद और जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए चयनित हो सकते हैं। अगर आप वाणिज्य स्नातक हैं यानी कि आप बीकॉम हैं तो आप जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए आप सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है या आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के रूप में आप सहायक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं परीक्षा पास करने के बाद। सहायक श्रमायुक्त के रूप में आप तभी चुने जा सकते हैं जब आपके पास वाणिज्य यानी कॉमर्स, लॉ या एक विषय से के साथ अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के रूप में आप कोई विषय लेते हुए आप आर्ट्स में यानी बीए किए हुए हों तो आप सहायक श्रम आयुक्त के लिए आप उपयुक्त पाए जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि को यहाँ पर विशेष वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आपका है वरिष्ठ प्रवक्ता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए आपको जो है स्नातक
की उपाधि जरूरी है, वो भी शिक्षा स्नातक के साथ जरूरी हो यहाँ पर किया गया है, यानी कि आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के लिए मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में जो है एमए की डिग्री जरूरी है। यहाँ पर ये विशेष अहर्ता वाले पद हैं, यानी आपको अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो आप इस पद के लिए अपने फॉर्म को डाल सकते हैं, वहां पर टिक कर सकते हैं। अन्यथा आपके लिए जो है वो सामान्य जो पद होंगे, इस पद के अलावा जो सामान्य पद होंगे उसके लिए आप चयनित हो सकते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए जरूरी है कि वो लोग समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि रखे हैं। अगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अगर आप अपना चुनते हैं तो स्नातकोत्तर की उपाधि आपके लिए जरूरी है, वो भी विधि में, यानी कि आप ला जो है पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर सांख्यिकी अधिकारी बनना चाहते हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय से गणित या स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में आपका स्नातकोत्तर उपाधि होना जरूरी है। अगर आप जिला गन्ना अधिकारी के रूप में अगर अपना चुनते हैं तो कृषि स्नातक यानी बीएससी एजी होना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कॉमर्स, लॉ के साथ साथ आपका जो है समाजशास्त्र आदि में या तो आप पीजी डिप्लोमा किए हों या फिर आपका एमए की डिग्री हो, तभी आप श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से जो है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल होना चाहिए। साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश से एलटी डिप्लोमा भी होना जरूरी है। उनमें से या तो आप एलटी हों या बीटी हों या बीएड हों तो आप इसके लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। सहायक शोध अधिकारी के रूप में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सहायक निदेशक उद्यान के लिए कृषि स्नातक जरूरी है, और अगर आप प्रबंधक के रूप में आना चाहते हैं तो एमबीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सहायक भंडार क्रय अधिकारी के रूप में भी आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आयु सीमा की जो बात की जाती है, यानी कि आपके पास क्या एज होना चाहिए और उसमें एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा, तो इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। जो यूपीपीसीएस की वैकेंसी आई हुई है उसमें आप कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए और अधिक से अधिक आप 40 वर्ष के होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपको, जो लोग कुशल खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के प्रसिद्धि शिक्षण शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक या कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात और उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में ये होना जरूरी है, यानी आप SC ST या OBC होंगे तभी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप कमीशन अधिकारी के रूप में होंगे, सेना से हैं, तो भी आपको 5 वर्ष की छूट आपको दी जा रही है। यहाँ पर कुछ फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लें जो कि आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आप डिप्टी एसपी के लिए चाहते हैं कि हम डिप्टी एसपी बने इस परीक्षा के माध्यम से, तो आपके पास ऊंचाई जो होनी चाहिए, आपकी ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पे 89 यानी 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए रखा गया है जो अनारक्षित है, यानी कि जिनका रिजर्वेशन नहीं है, साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए ऊंचाई जो है घटा दी गई है 5 सेंटीमीटर यानी 160, और सीना जो है 79 रखा गया है और फुलाने पे 84 रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर है और सीना के लिए कोई जो निश्चित है वो लागू नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए लंबाई जो रखी गई है 147 सेंटीमीटर रखी गई है और सीना के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए न्यूनतम वजन जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए और सीना के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद के लिए अगर आप चयनित किए जाते हैं तो आपको ये क्वालिफिकेशन, आपके पास जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है ये होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, महिला अभ्यर्थी के लिए 105 होनी चाहिए। अगर गढ़वाल मंडल से हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, यानी कि आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। सीना जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 84 और फुलाने के बाद 89 यानी 89, महिला के लिए 79 और जो है फुलाने पर 84 होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी कुमाऊं गढ़वाल मंडल से हैं उनके लिए सीना बिना फुलाए 84 और
से ना फुलाने पे 89 होना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की और सिलेबस के साथ साथ पेपर पैटर्न की। तो यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। पहला सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा और उसमें 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें आपसे क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, वहाँ पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स पूछे जाएंगे, जो घटनाएं होती हैं वो पूछी जाएंगी। भारत इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे भारत एवं विश्व का भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपको भारत के संविधान से क्वेश्चन आएंगे और फिर उसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो होंगी वो पिछले 1 साल के पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत और विश्व का भूगोल में आपके वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित ज्यादा प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने की उम्मीद बनती है। भारतीय राजनीति और संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके भारत की आर्थिक नीति और व्यापक लक्षणों से संबंधित होंगे और भारतीय संस्कृति की जानकारी के आधार पर प्रश्न होंगे। साथ ही साथ जो आर्टिकल से संबंधित प्रश्न होंगे वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी, जनांकीय जनांकसंख्यीय और साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव जो भी जानकारी आपसे पूछी जाएंगी, उसमें पर्यावरण और नगरीकरण की समस्याओं से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल जानकारी होगी उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आज के समय का एकदम करंट से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। कुछ जो होंगे वो आपके पिछले जो जानकारियां होती हैं जलवायु से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, पारिस्थितिक संबंधी सामान्य विषय से आधारित वो सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके जो है सैद्धांतिक प्रश्न भी हो सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा प्रश्न होंगे वो दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन 2 का, वो भी 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें भी 200 अंक रखे जाएंगे। उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक का पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक का पूछा जाएगा। अंकगणित में आपके जो सवाल होंगे वो संख्या पद्धति से होंगे, औसत से होंगे, अनुपात से होंगे, लाभ हानि से होंगे, ब्याज से होंगे, काम समय चाल समय से होंगे और समय और दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के बहुत आसान है। एसएससी से भी आसान प्रश्न यहाँ पे आने वाला है। बीजगणित में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। महत्तम समापवर्त, बहुपद के गुणनखंड, द्विघात समीकरण और युगपत समीकरण यानी कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, वो आपके पूछे जाएंगे। रेखा गणित में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होने की उम्मीद यहाँ पे बनती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब यानी हाई स्कूल में जितने भी पढ़ाए जाते हैं वो सब के सब यहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ गोला से संबंधित, बेलन से संबंधित, शंकु और आयतन से संबंधित और पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रहने की उम्मीद दिखती है। साथ ही साथ सांख्यिकी जो हाई स्कूल में जितनी पढ़ाई जाती है, बारंबारता, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, उन सब पर क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिलेंगे। जनरल इंग्लिश में वही जो होगा जो आप एसएससी या वनडे एग्जाम में जो आप तैयार करते हैं उसी टाइप के यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। लेकिन जो आपको टॉपिक कवर करना है वो कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग के साथ साथ वर्ड मीनिंग, वोकैब, आइडियम, फ्रेजेस एंड फिल इन दी ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन आपके रहेंगे। हिंदी जो है वो सामान्य हिंदी का प्रश्न रहेगा। उसमें आपका संधि, समास, क्रिया, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध और अशुद्धियों के ऊपर प्रश्न रहेंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियां होती हैं उसके ऊपर भी आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों ये आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अभी हम आपको जो है प्री का ही केवल आपको बता रहे हैं। जैसे ही मेंस आपका घोषित होने वाला होगा एग्जाम, उसके बाद हम मेंस के सारे सिलेबस की बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि मेंस की क्राइटेरिया क्या होगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी तरह आपको हम लगातार जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके विषय में हम आपको सूचना देते रहेंगे और आपका गाइडलाइन करते रहेंगे। तो जैसे ही हमें कोई नोटिफिकेशन और आता है तो हम आपको फिर उस नोटिफिकेशन पर एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस पर और भी बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। थैंक यू।